बॉस, अब बस भी कीजिए, सुबह होने वाली है। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे कठिन रात थी, क्योंकि मेरे पति ने एक रात के लिए मुझे अपने बॉस के पास भेज दिया था। फिर उस दिन मेरे पति के बॉस ने मेरे साथ जो किया, कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। बाहर सड़क पर ट्रैफिक की आवाज़ें धीरे धीरे थम रही थी, जैसे पूरा शहर नींद की गोद में जाने की तैयारी कर रहा हो। काव्या आईने के सामने खड़ी अपने खुले बालों को सलीके से समेट रही थी। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। फिर भी आंखों में वही नरमी थी, एक पत्नी की जो अपने पति की हर चिंता को अपनी मान लेती है। पीछे बिस्तर के किनारे बैठा आरव बार बार अपनी उंगलियां आपस में मसल रहा था। उसकी सांसें असामान्य थी, जैसे कोई बात उसके सीने में अटक कर रह गई हो। काव्या, उसकी आवाज़ हल्की सी कांपी। काव्या ने आईने से ही उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दे दी। क्या हुआ? आज कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने नज़रें झुका ली। कुछ कहना है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। काव्या पलट कर उसके पास आ गई। उसने उसका हाथ थाम लिया। हम दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात है जो कही ना जा सके? उस स्पर्श ने आरव को और कमज़ोर कर दिया। उसकी आंखें भर आई। ऑफिस में हालात बहुत बिगड़ गए हैं। कंपनी लगातार नुकसान में चल रही है। ऊपर से माँ की तबीयत, दवाइयाँ, किराया, लोन की किस्तें। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। काव्या ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। तो क्या हुआ? मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आरव ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी मुस्कान टिक नहीं पाई। जैसे वो खुद जानता हो, जो बात वो अब कहने वाला है, उसके बाद शायद कुछ भी पहले जैसा ना रहे। काव्या, मेरे बॉस है ना, विक्रम मल्होत्रा। हाँ, उसने धीरे से सिर हिलाया। बहुत सख्त इंसान है। सख्त है, लेकिन आज उसने मेरे सामने एक अजीब सा प्रस्ताव रखा। काव्या के माथे पर हल्की सिकन उभर आई। कैसा प्रस्ताव? आरव का चेहरा पीला पड़ गया, गला सूखने लगा। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें एक रात के लिए उसके पास भेज दूं, तो वो मेरी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। प्रमोशन, पैसा, लोन, सब कुछ। कमरे में अचानक ऐसा सन्नाटा फैल गया, जैसे हवा तक थम गई हो। काव्या की उंगलियां उसके हाथ से फिसल गई। उसकी सांसें भारी हो गई। उसकी आंखों में एक साथ कई भाव उमड़ आए। गुस्सा, डर, अपमान, अविश्वास और सबसे ऊपर टूटता हुआ भरोसा। क्या तुमने? उसकी आवाज़ भर्रा गई। क्या तुमने हाँ कहा? आरव तुरंत बोला, नहीं, मैंने मना कर दिया। लेकिन फिर मैं सोचने लगा, हमारी हालात, तुम्हारी थकान, माँ की बीमारी। काव्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर बिना एक शब्द कहे उठ खड़ी हुई। ना कोई चीख, ना कोई सवाल, ना कोई तमाचा। वो चुपचाप बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस रात काव्या की आत्मा जल रही थी। अगले 2 दिन घर में अजीब सी खामोशी पसरी रही। काव्या और आरव एक ही छत के नीचे थे, लेकिन जैसे दोनों के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। काव्या सुबह उठती, चुपचाप रसोई में जाती, माँ की दवाइयाँ समय पर रखती, घर के सारे काम करती, मगर उसकी आंखें कहीं और होती। रात को बिस्तर पर लेटते वक्त वो हमेशा पीठ फेर लेती। आरव उसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहता, कुछ कहना चाहता, मगर हर बार शब्द गले में ही दम तोड़ देते। तीसरे दिन शाम को काव्या ने खुद चुप्पी तोड़ी। अगर उसकी आवाज़ बहुत शांत थी, डराने वाली हद तक शांत। अगर मैं हाँ कह दूँ तो? आरव चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या? मैं पूछ रही हूँ, काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर मैं उस रात के लिए तैयार हो जाऊं, तो क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारा प्रमोशन, पैसा, लोन, सब। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसका चेहरा उतर चुका था। काव्या, नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बस। काव्या हल्की सी मुस्कुरा दी। प्यार में सौदे नहीं होते आरव, लेकिन जिंदगी में कभी कभी मजबूरी बहुत भारी पड़ जाती है। कमरे में फिर वही चुप्पी लौट आई। अगले दिन काव्या तैयार हो गई। लाल रंग की साड़ी, माथे पर गाढ़ा सिंदूर और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। आईने में खुद को देखते हुए उसके होंठ बहुत हल्के से हिले। शायद आज मैं खुद को ही सबसे ज़्यादा खोने जा रही हूँ। आरव उसे विक्रम मल्होत्रा के बंगले तक छोड़ने आया।
रास्ते भर उसने एक भी बात नहीं की। कार के बाहर खड़ी काव्या का हाथ पकड़ते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थी। अब भी चाहो तो वापस चल सकते हैं, उसने भारी आवाज में कहा। काव्या ने उसकी तरफ देखा, ना गुस्सा न शिकायत, बस एक गहरी थकी हुई नज़र। वो बिना कुछ कहे कार से उतर गई। बंगले का दरवाजा खुद विक्रम मल्होत्रा ने खोला। सफ़ेद कुर्ता, हाथ में वाइन का ग्लास और चेहरे पर सदी हुई मुस्कान। आइए काव्या जी, आपका इंतजार था। काव्या ने सिर झुकाया और भीतर कदम रख दिया। बंगला वैसा ही था जैसे उसने सोचा था, शानदार, चमकदार और भीतर से बेहद अकेला। शाम ढलती रही। विक्रम ने ना कोई अशोभनीय बात कही, ना कोई इशारा किया। वो बस बातें करता रहा, अपने बचपन की, अपनी अकेलेपन की, उसकी शादी की। एक पल बाद उसने धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि आपका पति आपको सच में समझता है? काव्या ने जवाब नहीं दिया। फिर भी आप यहाँ आई, विक्रम बोला। मजबूरी बहुत खतरनाक चीज होती है ना? काव्या ने धीमे से कहा। हाँ, इसलिए आई हूँ। कुछ देर बाद विक्रम खड़ा हुआ। मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा, अगर चाहे तो अभी जा सकती है। काव्या चौंक गई। मैं जा सकती हूँ? हाँ, उसने कहा। बस एक शर्त है, सुबह तक यहीं रुकना होगा, बाहर नहीं जाएंगी, बस एक रात। काव्या ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। उस रात बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। कमरे में हल्की हल्की लैवेंडर की खुशबू तैर रही थी। काव्या दीवार से टिक कर खड़ी थी। उस कमरे का हर कोना उसके लिए अजनबी था। भारी पर्दे, मध्यम रोशनी, सजा हुआ बिस्तर, लेकिन सबसे ज़्यादा अजनबी उसे खुद का वजूद लग रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जो कभी आरव के माथे पर सुकून रखते थे, आज कांप रहे थे। क्या मैं वही काव्या हूँ? उसने मन ही मन सोचा, जो कभी किसी गैर मर्द की आंखों में आंख डालकर बात तक नहीं कर पाई। खिड़की से बाहर उसने झांका। रात धीरे धीरे शहर पर अपनी काली चादर फैला चुकी थी। सड़कें सुनसान थी। दूर कहीं स्ट्रीट लाइट अकेलेपन में टिमटिमा रही थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह। दरवाज़ा धीरे से खुला। विक्रम मल्होत्रा कमरे में आया। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, न लालच न जल्दबाजी। नींद नहीं आ रही? उसने सहज स्वर में पूछा। काव्या ने सिर हिला दिया। तो चलिए, वो बोला, गार्डन में थोड़ी हवा खा लेते हैं। काव्या पहले तो झिझकी, फिर बिना कुछ कहे उसके पीछे चल दी। बंगले का गार्डन चांदनी से नहाया हुआ था। नींबू के फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठ गए। कैसा लग रहा है? विक्रम ने पूछा। काव्या की आवाज़ सुनी थी, खाली, जैसे अंदर कुछ बचा ही नहीं। विक्रम कुछ पल उसे देखता रहा। अक्सर जो औरतें मजबूरी में यहाँ आती है, उनके चेहरे पर यही खामोशी होती है, लेकिन आप अलग है। काव्या ने उसकी तरफ देखा। आपने ऐसा पहले भी किया है? उसने धीमे से पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। सोचा कई बार, लेकिन किया नहीं। कोई डर कर भाग गई, कोई सौदा करके चले गई, आप रुकी रही। क्यों? उसने पूछा। काव्या की आंखें भर आई। क्योंकि मेरा रिश्ता सस्ता नहीं है और मैं खुद को बेचने नहीं आई हूँ। उन दोनों के बीच गहरी चुप्पी फैल गई। रात आगे बढ़ती रही। सुबह की पहली किरण कमरे में उतरी तो काव्या सोफे पर ऊँग रही थी। विक्रम कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। काव्या घबरा कर उठी। उसने जल्दी से अपनी साड़ी संभाली। क्या मैं अब जा सकती हूँ? बिल्कुल, विक्रम ने सिर हिलाया। लेकिन एक सवाल पूछूं? काव्या ठिठक गई। जी? अगर आज रात मैंने आपको छू भी लिया होता तब? काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो भी मैं चुप रहती, क्योंकि मैं यहाँ लड़ने नहीं, मजबूरी में आई थी। विक्रम ने गहरी सांस ली। और अगर आपका पति आपको बिना बताए किसी के पास भेज देता तब? काव्या कुछ समझने लगी थी, मगर जवाब अब भी धुंध में था। वो चुपचाप बंगले से बाहर निकल आई। घर पहुंचते ही आरव ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें रात भर जागी हुई थी। सब ठीक रहा? उसने डरते हुए पूछा। काव्या ने सिर हिला दिया। हाँ, सब ठीक। वो सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। आईने के सामने बैठकर उसने खुद को देखा। माथे पर सिंदूर अब भी था, लेकिन आंखों में कुछ बदल चुका था। उसने साड़ी उतारी और सावर चला दिया। पानी की बूंदें उसके शरीर से बहती रही, जैसे बीती रात की यादें धो रही हो।
लेकिन जो दिल के भीतर टूटा था वो पानी से कहाँ धुलता है। अगले 2 हफ्ते काव्या बिल्कुल सामान्य दिखती रही। वो सुबह समय पर उठती, घर संभालती, माँ की दवाइयों का ध्यान रखती, आरव के कपड़े इस्त्री करती। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहला हुआ करता था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके हर काम में भाव नहीं, सिर्फ आदत बची थी। उसकी मुस्कान लौट आई थी, लेकिन उसमें मिठास नहीं थी। आरव ये सब देखता और हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा कमज़ोर महसूस करता। वो कुछ पूछना चाहता था, बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन हर बार डर उसके होंठ सील कर देता। एक दिन अचानक विक्रम मल्होत्रा का फ़ोन आया। काव्या जी, क्या आप आज ऑफिस आ सकती है? एक ज़रूरी मीटिंग है। काव्या चौंक गई। मैं? लेकिन क्यों? आइए खुद समझ जाएंगी। फ़ोन कट गया। काव्या का मन बेचैन हो उठा। फिर भी वो तय समय पर ऑफिस पहुंच गई। रिसेप्शन से उसे सीधे विक्रम के कैबिन में भेज दिया गया। दरवाज़ा खुला और अंदर का नज़ारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। सोफे पर बैठा था आरव। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, चेहरा बूझा हुआ, आंखें लाल। ये क्या मतलब है? काव्या ने विक्रम की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में कांपता हुआ अविश्वास था। विक्रम ने गहरी सांस ली और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब मैं आपको पूरी सच्चाई बताना चाहता हूँ। कमरे में एसी की हल्की गूंज के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। काव्या जी, विक्रम बोला, आपने जो कुछ झेला वो मुझे भी अंदर से झकझोर गया। काव्या की मुट्ठियाँ कस गई। तो ये सब क्या था? मेरी भावनाओं के साथ खेल? विक्रम ने आरव की ओर देखा। नहीं, ये खेल नहीं था, ये एक आखिरी कोशिश थी। किस बात की? काव्या की आवाज़ तेज हो गई। आरव ने कांपती आवाज़ में कहा, काव्या, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया। क्यों? मेरी इज्जत गिराने के लिए? नहीं। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि मैं खुद को खोता जा रहा था। मुझे लगने लगा था कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूँ ही नहीं। काव्या स्तब्ध रह गई। विक्रम ने धीरे से कहा, हम जानना चाहते थे कि जब हालात सबसे बुरे हो तब इंसान झुकता है या खड़ा रहता है। काव्या की सांसें भारी हो गई। उस रात मैंने कुछ नहीं किया, विक्रम बोला, और कर भी नहीं सकता था। आपकी आंखों में जो आत्मसम्मान था वो मुझे रोक रहा था। काव्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो कुर्सी पर बैठ गई। तो ये सब एक परीक्षा थी? उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। कमरे में फिर वही भारी खामोशी उतर आई, और उसी खामोशी में काव्या का दिल समझ रहा था, कुछ टूट चुका है और कुछ शायद दोबारा जुड़ने वाला है। ऑफिस से निकलते वक्त काव्या के कदम बहुत भारी थे। जो सच सामने आया था उसने उसके भीतर कुछ हिला दिया था। वो खुद से पूछ रही थी, क्या वो सच में परखी गई थी या बस किसी और की कमजोरी का बोझ ढो रही थी। घर लौटकर भी वो बहुत शांत रही। ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, जैसे उसके भीतर शब्द ही खत्म हो गए हो। आरव हर दिन उसके सामने खुद को छोटा महसूस करता। उसकी नज़रें अक्सर झुकी रहती। उसे अब समझ आने लगा था कि माफ़ी शब्दों से नहीं, समय से मिलती है। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम काव्या बालकनी में बैठी थी। सामने डूबता सूरज आसमान को हल्का नारंगी रंग दे रहा था। उसके हाथ में चाय की प्याली थी, लेकिन उंगलियां कप के हैंडल पर हल्के हल्के कांप रही थी। आरव, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन इस पुकार में वजन था। आरव तुरंत पास आ गया, जैसे वो इसी आवाज़ का इंतजार कर रहा हो। मैं जानती हूँ, काव्या ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। तुम्हारा इरादा मुझे नीचा दिखाने का नहीं था। आरव की आंखें भर आई। लेकिन एक बात समझ लो, काव्या ने आगे कहा, प्यार कभी परीक्षा नहीं लेता, वो बस होता है, बिना शर्त। आरव की आवाज़ कांप गई। मैं शर्मिंदा हूँ काव्या, बहुत। काव्या अब उसकी तरफ मुड़ी। और तुम्हारी पत्नी ने कोई परीक्षा पास नहीं की थी, वो बस उस हालात में बची रही जहाँ कोई और टूट जाता। आरव का सिर झुक गया। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, उसने डरते हुए पूछा। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, फिर से नहीं, अब सही तरीके से। उसकी आंखों में शक्ति थी, मगर बेरुखी नहीं। लेकिन याद रखना, उसने साफ शब्दों में कहा, अगर कभी दोबारा मुझे परखने की कोशिश की तो मैं बिना कुछ कहे चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। अब मैं सिर्फ निभाऊंगा, परखूंगा नहीं। उस रात बहुत समय बाद काव्या को सुकून की नींद आई। कई हफ्तों बाद काव्या ने फिर से मुस्कुराना शुरू किया। वो मुस्कान पहली जैसी मासूम नहीं थी,
लेकिन कहीं ज़्यादा मजबूत थी। एक दिन विक्रम मल्होत्रा ने उन्हें अपने घर बुलाया। इस बार वही बंगला था, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग। मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा। आपने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप जैसे लोगों को देखकर ही भरोसा बना रहता है, विक्रम बोला। कि आज भी दुनिया में आत्मसम्मान जिंदा है। काव्या हल्की मुस्कुराई। मैंने कुछ खास नहीं किया सर, विक्रम ने सिर झुकाकर कहा। आपने खुद को नहीं बेचा, और यही सबसे बड़ी बात थी। कुछ रिश्ते टूट कर नहीं, समझ कर मजबूत होते हैं। और काव्या अब जान चुकी थी, इज्जत के बिना प्यार नहीं होता, और प्यार में कभी सौदे नहीं होते। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी में। धन्यवाद।